ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। क्या कहा इसमें? ये कह रहा है कि डिस्टिंग्विश मतलब क्या है कि डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको डिस्टेंस भी कहते हैं, है ना। तो किस किस में डिफरेंस पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट में बताओ क्या डिफरेंस है। और टोटल पाथ कवर जो है, टोटल पाथ कवर हमारा क्या होता है? डिस्टेंस, है ना। तो टोटल पाथ कवर जो है डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों पॉइंट्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इनके डेफिनेशंस में ही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन, या हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन ए गिवन डायरेक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट है। जबकि पाथ लेंथ क्या है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, या टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी टाइम के अंदर किसी पार्टिकल ने, किसी भी डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पार्टिकल ने गिवन इंटरवल में कितनी दूरी कवर की, वो क्या है? उसकी डिस्टेंस है या टोटल पाथ कवर है। क्लियर? तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे ए पार्ट में लिखेंगे। अब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path between initial and final position तो ये तो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वेयर एज द टोटल पाथ लेंथ is the total distance covered by the particle। ठीक है, तो किसी पार्टिकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, वो तो हमारी टोटल पाथ लेंथ है। और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ। अब एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लूं तो एग्जाम्पल हो सके कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू सी वाया बी। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो ए से सी पर गया, किसके द्वारा? बी को क्रॉस करते हुए। सो इस तरीके से गया, ये पॉइंट ए था, ये बी और ये सी। एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से गया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस कितना है? ए बी प्लस बी सी, ये टोटल पाथ लेंथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ए टू सी। तो ये जो है ए से सी तक, ये उसकी क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जबकि ये जो कंप्लीट पाथ है जो उसने कवर किया ए से सी तक पहुंचने में, तो ये उसका डिस्टेंस होगा। तो यहां पे हम देखते हैं, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? ए सी एंड टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। तो ये बस डिफरेंस है, इतना हमें समझाना है। कुछ चीजें हमने पहले पढ़ ली। नेक्स्ट बी पॉइंट में क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। अब ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी हम लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं? एवरेज स्पीड लेते हैं सेम टाइम में। तो अब एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या आता है? टोटल डिस्टेंस।
ठीक है, तो वही अंतर है जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में है। तो वही चीज है कि स्पीड में तो डायरेक्शन है नहीं, जितना पाथ लेंथ करेगा तो डिस्टेंस है ना, वहां पे डिस्टेंस लेंगे, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। तो यही पूछ रहा है कि बताओ इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो इनमें क्या अंतर है, सो इन बोथ एंड में क्या डिफरेंस है। ठीक, फिर कह रहा है सो इन बोथ एंड बी दैट द सेकंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट व्हेन इज द क्वालिटी साइन ट्रू सिंप्लीफाई कंसीडर डायमेंशन वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन को अगर हम करें तो अगर समझें तब बताओ क्या अंतर रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि स्पीड और वेलोसिटी में भी सेम उसी तरीके से हम डिफरेंस देखेंगे जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या होती है, द रेशो ऑफ, या हम इस डायरेक्टली लिखें, इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विद टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन while average speed is the ratio of total distance with total time taken। अब एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल भी कैसा लेना है हमें, स्ट्रेट लाइन का, कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। तो सपोज हम यहाँ ए से चले और बी तक गए यहाँ पे, ठीक है, अब बी से वापिस आओगे तो इसी लाइन पे सी तक आई, पहले ए से बी तक गए फिर वापिस सी तक आए। तो ए से सी तक का जो हमारा स्पीड होगा तो उसमें हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। और सपोज इसमें जो टाइम लगा ए से सी तक वापस आने में, इसमें ए से बी तक का टाइम लगा हमारा कितना, t1, और यहां से यहां तक लगा t2, टोटल टाइम मान लो कितना है t। तो अब जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी वो कितनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना होगा, केवल हमारा ये होगा ac, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2। जबकि जो एवरेज स्पीड होगी ए से सी तक की वो हमारी कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी, वो सारा पाथ कवर जितना भी है वो सारा आएगा, इसमें शॉर्टेस्ट नहीं होगा। तो t1 प्लस t2, तो बस यही अंतर है। इस एग्जांपल से समझ ही रहे हैं हम कि एवरेज वेलोसिटी स्पीड जो है वो वेलोसिटी के या तो इक्वल होगी और या फिर ग्रेटर होगी। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 किलोमीटर away with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही लिखते रहेंगे। तो एक व्यक्ति है जो अपने घर से मार्केट तक गया, तो यहां मान लो उसका घर था, अपने घर से चला और मार्केट तक गया, ठीक है। अब मार्केट घर से कितनी दूर है, 2.5 किलोमीटर दूर है, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब वो गया था तब उसका स्पीड कितना था, अब इसकी स्पीड को हम कहते हैं सपोज s1, तो उसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से गया, ठीक। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, उसने देखा कि मार्केट क्या है, बंद है, और वो वापिस आता है अपने घर की तरफ, लेकिन अब स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो जब वापिस आया तो s2 स्पीड से आया, और ये स्पीड कितनी थी, 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जाने का कोई टाइम लगा होगा, आने का टाइम जो है कम होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये सिचुएशन हमने समझ ली। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ मैन। अब दो चीजें पूछ रहा है वो, एक तो पूछ रहा है बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और एक पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी, कब कब, 0 से 30 मिनट के बीच में, 0 से 50 मिनट के बीच में, और 0 से 40 मिनट के बीच में। इन तीनों कंडीशंस में दोनों चीजें बतानी है, एवरेज वेलोसिटी भी और एवरेज स्पीड भी, ठीक। तो सबसे पहले हम यहीं से लेते हैं कि फर्स्ट में टाइम क्या रखेंगे, 0 to 30 मिनट।
तो 0 से 30 मिनट के बीच में बस बात करेंगे, ठीक है, कि 0 से 30 मिनट के बीच में उसका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगा। चलो, तो 0 से 30 मिनट की बात है, तो मुझे बताओ अब वो 5 किलोमीटर के हिसाब से गया था और उसे टाइम कितना लगा होगा, सपोज यहां तक आने में t1, और जब वापिस आया तो टाइम कितना लगा होगा t2। तो पहले हम ये t1 और t2 निकाल लेते हैं कि जाने का टाइम कितना लगा और फिर आने का कितना लगा। सो अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 0 से 30 मिनट के बीच में निकालना है, अलग रख देते हैं अभी, और पहले जाने का और आने का टाइम देख लेते हैं, ठीक है। तो जाने का जो टाइम है 4t1, तो t1 के लिए हम करेंगे, तो हमें क्या पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जाने की कितनी है 5 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है 2.5, और टाइम हमने कितना बताया, कितना लग रहा है t1। सो t1 की वैल्यू यहां से आई 2.5 डिवाइड बाई 5, दैट इज 1/2 आवर, जो कितना होगा लगभग, कितना होगा 30 मिनट्स, ठीक। 4 टाइम t2। अब t2 टाइम के लिए देख लो, 4 t2 टाइम, तो t2 टाइम के लिए भी स्पीड क्या है, अब t2 टाइम के लिए जब वापिस आया तो स्पीड कितनी है 7.5, दैट इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई t2, ठीक है। तो यहाँ पे t2 निकाल लोगे तो ये होगा हमारा 2.5 डिवाइड बाई 7.5, और मिनट्स में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60 भी कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आया, कितना आया, ये आ गया 20 मिनट्स। तो आने में टाइम कितना लगा, 20 मिनट लगी, ठीक है। अब यहां से हमें सिचुएशन समझ आ रही है कि 1 से 30 मिनट के लिए तो पूछ रहा है वो, तो यहां से के लिए एवरेज स्पीड निकाल लो अब पहले इसकी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2.5, और टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में, हाफ आवर सी तो लगे, ठीक है। तो हाफ आवर कैसे लिखे, 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो ये आ गया हमारा 2.5 इंटू 2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज स्पीड है, कब की, जब वो घर से मार्केट में गया, यानी कि 0 से 30 मिनट के बीच में, टाइम हमने 30 मिनट लिया, और हमें क्या पता है कि 0 से 30 के बीच में उसका स्पीड कितना था 5 था, ठीक है। तो वही तो आ गया कि पूरे टाइम में क्या है, एवरेज स्पीड ही तो है, ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से 30 मिनट के बीच में कितनी है, यही तो है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी यही है, यहां से यहां तक ही तो गया, घर से मार्केट तक। तो ये कितना आया अभी 2.5, और टाइम इसमें भी कितना है 1/2, तो 2 पर चला गया, इसका भी आंसर कितना आया 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो था इसके फर्स्ट पॉइंट का आंसर। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि 0 से 50 मिनट्स के बीच में क्या सिचुएशन रहेगी, 0 to 50 मिनट्स, तो 0 से 50 मिनट के बीच में बताना है, ठीक। तो 0 to 50 मिनट के बीच में एवरेज स्पीड की बात करें पहले, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अब 0 से 50 मिनट, अब 30 मिनट उसे जाने में लगे और 20 मिनट आने में लगे, तो वापिस आ गया वो 50 मिनट में घर पे वापिस आ गया अपने। तो डिस्टेंस टोटल कितनी हुई 2.5 किलोमीटर ये और 2.5, तो कितनी होगी वो 5 किलोमीटर, ठीक। तो 5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, टाइम कितना है 50 मिनट। तो 50 मिनट को हम ऐसे लिखेंगे 50/60 आवर्स में, तो 60 ऊपर चला गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये कितना आया एवरेज स्पीड हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये एवरेज स्पीड है। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या आई, अब एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वापिस आ गया घर पे, यहीं से चला था यहीं वापिस आ गया, तो वो कितनी है डिस्प्लेसमेंट 0, और टाइम तो अभी भी कितना है 50 मिनट ही है, तो आंसर कितना आएगा इसका 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 0। अब जो लास्ट पार्ट है इसका थर्ड, वो कह रहा है 0 से 40 मिनट्स तक, तो बस केवल देखो कि 0 से 30 मिनट लगे मार्केट आने में, अगले 20 मिनट में वापिस घर आ गया, तो अब हमारे पास टाइम कितना बचा, केवल 40 मिनट तक ही तो कह रहा है। तो 30 मिनट तक यहां आया, 40 मिनट तक कहां पहुंचेगा, आधे रास्ते तो पहुंचेगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2.5 किलोमीटर ये और इसका हाफ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 2.5 किलोमीटर का जो हाफ है वो इसकी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ आई बात, है ना। देखो यहां से चला, अब 40 मिनट तक का टाइम है यहां से चलने में, तो 30 मिनट यहां पहुंचे, यहां लगे, फिर वापिस आया 10 मिनट तक, कहां आएगा, जब 20 मिनट में यहां से वापिस आ गया घर, तो 10 मिनट में कहां पहुंचेगा
बीच में ही तो पहुंचेगा, तो वो यहां से आके यहां तक आया, ठीक है, और वहां तक का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकाल लोगे, तो एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 2.5 प्लस, अब बीच रास्ते तक ही आ पाया, तो प्लस इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 1.25, ठीक है। तो ये तो टोटल डिस्टेंस है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना 40 मिनट्स, तो 40 डिवाइड बाई 60, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.75 और डिवाइड में 40 इंटू 60, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा ये होगा 5.625 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। अब कैलकुलेट करोगे ना, तो जैसे ये इतना ही आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो लगभग कितना है 1.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे लगभग यही आ जाएगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में क्या देखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो बस हाफ ही बचा, बीच में तो आ ही गया था, अब घर से देखना है, घर से स्टार्ट किया था उसने, तो ये कितना होगा 1.25 और डिवाइड बाय टाइम तो उतना ही है 40 मिनट्स, ठीक है। तो 1.25 इंटू 60 डिवाइड बाई 40, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये होगा 1.875 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज वेलोसिटी होगी। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन एक्सरसाइज 2.9 एंड 2.10 we have clearly distinguished between average speed and magnitude of average velocity. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने समझ लिया। No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and the magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equals to the magnitude of instantaneous velocity y. कह रहा है एक चीज होती है, जब हमने स्पीड या वेलोसिटी पढ़े थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होते हैं, और ये बताया था कि दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे हमेशा। जैसे हम देखते हैं, देखो स्पीड में क्या होता है डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस टाइम पर जिसमें टाइम का जो रेंज है, जैसे हमने स्पीड निकाली तो हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर की होगी ऑब्जेक्ट ने, और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कुछ टाइम लगा होगा, तो डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, तो ठीक है उसकी स्पीड आ गई। क्लियर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत कम टाइम है, बहुत थोड़ा सा टाइम है, कितना टाइम 0.01 सेकेंड। अब 0.01 सेकेंड मतलब बहुत ही लेस टाइम के अंदर, इतने कम समय में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो भी तो बहुत छोटी सी की होगी। अब वो छोटी सी डिस्टेंस है, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल में घूम रहा है, अब मैं कह रहा हूं कि इतना छोटा टाइम है कि वो ऑब्जेक्ट बस यहां से इतना ही चला, यहां से चला और यहां तक पहुंचा। अब उतने टाइम के अंदर जो समय है उसी में आपको डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करना है। तो ये जो पाथ है इसको ये कर्व फॉर्म में है, लेकिन इतना छोटा है कि मैं इस कर्व फॉर्म के जो पाथ है इसको क्या मान सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए लेंथ इतनी कम है कि अगर वो ऐसे दाएं बाएं ऐसे से भी जा रहा है तो भी उसका जो छोटा सा डिस्टेंस होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, यानी कि वो जो है स्ट्रेट पाथ हम से कहते हैं। ठीक, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगी, तो वेलोसिटी भी हमेशा स्पीड के बराबर होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई भी अंतर नहीं होता, और ये एक ही बात है। मुझे समझ आया। तो हम यहाँ लिखेंगे एज इन instantaneous speed or velocity, time interval is around 0. Time interval is around
लगभग 0 के बराबर। That's why we can say that for this very less time path covered by the particle should be considered as straight line। ठीक है, तो पाथ कवर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या है, बहुत ज्यादा कम है। Therefore we can see that instantaneous speed or velocity both are equal। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और एक ही बात है, हम कोई भी चीज एक चीज निकाल रहे हैं तो एक ही चीज है। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को ऐसे लिखते हैं, ऐसे इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा छोटे से टाइम में, और जो यहाँ पे लिमिट है वो क्या होगी, लिमिट इज टाइम टेंड्स टू 0। ये समय जो है वो लगभग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लगभग 0, बहुत छोटा सा टाइम होगा जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे इक्वल है। नेक्स्ट, लुक एट द ग्राफ्स ए एंड डी। यहाँ कुछ ग्राफ दिखा रखे हैं, केयरफुली एंड स्टेट with reason which of these cannot possibly represent one dimension motion of a particle। कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो वन डायमेंशन मोशन को नहीं दर्शा रहा। ठीक है, दर्शा ही नहीं सकता, ऐसा कौन सा ग्राफ है। तो पहले इस ग्राफ की बात करते हैं। तो वन डायमेंशन मोशन की बात है ना, अब वन डायमेंशन मोशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, देखो एक्स है, यहाँ पे क्या है, हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है ना, और ये हमारा क्या है, टाइम। तो अब यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ तो टाइम बढ़ता रहा तो पोजीशन बढ़ती रही, ये बात हमें समझ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन आ गया होगा, अभी भी स्ट्रेट लाइन है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या ये संभव है कि टाइम आपका घट जाए? टाइम तो हमेशा क्या होता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। अगर इस एक्सिस पर टाइम है तो आपका टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। ग्राफ आपका ये तो हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। ये दिखा रहा है कि यहाँ से चला, ठीक है, फिर ऐसा टाइम बढ़ता रहा और फिर टाइम घटना शुरू हो गया, फिर टाइम 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया टाइम। तो ये चीज क्या है, बिल्कुल एकदम गलत है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ रॉन्ग। नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, देखो टाइम मान लो यहाँ पे इतनी 0 टाइम पे ये वेलोसिटी थी, फिर टाइम बढ़ता रहा, वेलोसिटी घटती रही, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टाइम घटता गया। अब टाइम जो है वो डिक्रीज नहीं होता, तो ये हमारा ग्राफ ये भी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट इस पर आते हैं, ये हमारी स्पीड है। ठीक है, क्या आपने देखा कभी स्पीड नेगेटिव? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड। तो या तो ऑब्जेक्ट के द्वारा पाथ कवर होगा ही नहीं, ठीक है, और अगर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि देखो पाथ कवर तो टोटल पाथ है, हमने 5 मीटर चली, 10 मीटर चली, अब डायरेक्शन तो इसमें है नहीं। अब जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारी 0 भी हो सके, पॉजिटिव भी हो सके और नेगेटिव भी हो सके। डिस्प्लेसमेंट तो सब हो सकते हैं क्योंकि वो क्या है, वेक्टर है। लेकिन स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है हमारी, स्केलर, तो विच विल बी पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, देखो टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, इतनी तो में समझ आ रही है बात। लेकिन अब टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, और स्पीड क्या होगी, नेगेटिव। तो कम तो हो रही है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव, क्या नेगेटिव हो जाएगी स्पीड हमारी? नहीं होगी। क्या स्पीड या तो चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, फिर कम होगी। ठीक है, कम ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होती। स्पीड नेगेटिव है, दैट मींस डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस हमारी नेगेटिव है, और डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होती। तो स्पीड या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो ये ग्राफ भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट इसमें आते हैं, अब टाइम बढ़ता जा रहा है, टोटल पाथ लेंथ, यहां से देखो टाइम 0 है, ठीक है, स्टार्ट हुआ, टोटल पाथ लेंथ बढ़ता गया,
उसके बाद टाइम बढ़ रहा है, आ गया टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया अगेन 0, या कम होता जा रहा है, फिर क्या हो गया 0। तो टोटल पाथ लेंथ क्या घटता है क्या कभी? अगर मैंने अभी टाइम स्टार्ट कर दिया, टाइम चल रहा है, ठीक है, मैं चला 5 मीटर चला, क्या किसी तरीके से मैं अपने पाथ लेंथ को घटा सकता हूँ क्या अब? नहीं, डिस्टेंस तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, अब मैं अगर रुक भी गया तो टोटल पाथ लेंथ मेरा वहीं रुक जाएगा, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव यानी कि वापस नहीं आएगा, कम नहीं होगा। तो पाथ लेंथ केवल हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है, या तो वो अपनी जगह पे जाके रुक जाएगा उतना ही है, या फिर लगातार बढ़ता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात अलग है, डिस्प्लेसमेंट तो सर्कल में है तो बढ़ती जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर 0 हो जाएगी, लेकिन पाथ लेंथ हमेशा क्या होगा? हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ये ग्राफ भी क्या है? गलत है। पॉइंट समझ आ गया? नेक्स्ट फिगर, दिस शोज द xt प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो ये जो ग्राफ है ये वन डायमेंशन मोशन को दिखा रहा है। अब बच्चे जो है यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कह रहा देखो ये ग्राफ तो ऐसा ऐसा है। अब ये क्या सोचेंगे कि हमारा ग्राफ ऐसा है तो पार्टिकल कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, लेकिन वैसा नहीं। देखो ये क्या बता रहा है आपको ग्राफ? इस ग्राफ को देखो, हमने थ्योरी पढ़ी है और हमें पता है कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए वो इधर की तरफ होता है, ऐसे इधर की तरफ, और नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए इधर। तो ये केवल ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है ना स्ट्रेट लाइन में, वो लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि लगातार उसके अंदर वेलोसिटी जो स्पीड है उसकी वो लगातार बढ़ती जा रही है। बस इस चीज को दिखा रहा है वो बिल्कुल क्या स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। उसका ग्राफ टाइम के हिसाब से ऐसा आया, वो इसलिए क्योंकि पहले तो टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कम चेंज हो रहा था, उसके बाद उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वे टाइम के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की तरफ ग्राफ हमारा मुड़ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रहा है। बात आई समझ में? इसका ग्राफ ऐसा है। तो ये जो इसका ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि कह रहा है ये वन डायमेंशन मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और इस तरह का कोई ग्राफ है। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर टाइम लेस देन 0? अगर टाइम 0 से कम है तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा टाइम लेस देन 0 में, एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर टाइम ग्रेटर देन 0, और टाइम जब 0 से ज्यादा है तो जो ऑब्जेक्ट है उसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक है। क्या ऐसा कहना सही है हमारा? ऐसा कहना क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है बेटा वो पैराबोलिक आया, वो पैराबोलिक आया, दैट मींस इसका मतलब क्या है? ग्राफ पैराबोलिक है, दैट मींस उसके अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, वो स्पीड अप हो रहा है पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये नहीं बता रहा कि हमारा पाथ पैराबोलिक इस तरह का, मतलब ये पैराबोलिक पाथ आया ग्राफ का तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी पैराबोला की तरह मूव कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह। ये चीज क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये इनमें हो जाएंगे दैट थिंग इज रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, नो, एंड दैट थिंग इज रॉन्ग, दैट थिंग इज। अच्छा, रॉन्ग क्यों है? द पाथ इज, पाया हम कहेंगे द ग्राफ इज पैराबोलिक which shows there is a positive acceleration in the body में क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, that means it is speeding, ठीक है। that means it is speeding up with time, and does not mean the path is parabolic, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बॉडी का पाथ पैराबोलिक है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, दैट मींस कि पोजीशन टाइम के हिसाब से क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है, और ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है।
हाँ इक्वल इक्वल इंक्रीमेंट होता तो ग्राफ कैसा होता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बॉडी रेस्ट में होती तो ग्राफ कैसा होता, टाइम के पैरेलल की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with the speed of this। पहले यहीं तक समझो, कह रहा है एक पुलिस वैन है जो एक चोर की गाड़ी का पीछा कर रही है, ठीक है। अब यहां मान लेते हैं ये कोई थीफ कार है, ठीक है। ये जो है कैसी है, ये थीफ कार है हमारी, ठीक है, चोर की कार है, ये थीफ कार है। और इसका जो स्पीड है वो कितना है, 192 किलोमीटर पर आवर, वो इतनी स्पीड से भाग रही है। अब इसके पीछे क्या है, एक पुलिस की वैन है, बिल्कुल डब्बा टाइप ही होगी, क्योंकि स्पीड देखो इसकी कितनी, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब जिसने भी क्वेश्चन बनाया वो सोच के बनाया, क्योंकि ऐसी रियलिटी है नहीं, है ना। पुलिस के पास जो कार होती है वे काफी स्पीड होती है उनकी, पुराने जमाने की चीज होती है, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल ही बहुत ही अलग कर दिया, 192 किलोमीटर, ये स्पीड, ये पीछा कर दिया, तो पीछा कहाँ कर रही है, मतलब कुछ ही सेकंड में ये क्या होगा, इससे बहुत आगे निकल जाएगा, तो बिल्कुल है ना, पकड़ ही नहीं पाएगी। चलो कोई नहीं, पुलिस के पास कुछ और भी है, अभी देखो क्वेश्चन में। तो इतनी बात हमें समझ आ रही है कि थीफ की कार है 192 के हिसाब से जा रही है और ये 30 के हिसाब से, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया। और अभी ना, अब पुलिस जो है ना फायर करती है एक बुलेट, अब उसने जो है ना बंदूक से बुलेट फायर की। अब बुलेट की जो स्पीड है, अच्छा थीफ कार की जो स्पीड है ना, अच्छा बुलेट की जो स्पीड है वो क्या है 150 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से जो बुलेट फायर हुई, उस बुलेट की जो स्पीड थी वो कितनी थी 150 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो 150 मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड से एक बुलेट फायर की, ठीक। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, कितनी स्पीड से इसको हिट करेगी ये हमें बताना है। ये बुलेट इसको कितनी स्पीड से हिट करेगी, क्लियर है। अच्छा बताओ, अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल सी बात समझे कि हम एक ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक। अब ट्रेन के जो इंजन है ना, आप बिल्कुल आगे की तरफ बैठे हो ऊपर छत में, ठीक। अब आप 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ना एक पत्थर ऐसे फेंकते हो, तो पत्थर जो है, अगर किसी को मार दिया आपने साइड में ऐसे, तो उसको वो 5 के हिसाब से लगेगा, बस है ना। उसमें कौन सी स्पीड ऐड हो जाएगी, जो ट्रेन की स्पीड है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी, प्लस आपकी, क्योंकि दोनों क्या थी, सेम डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड है कि जो चीजें हैं वो दूसरी स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की, वो भी उसकी स्पीड को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। तो वैसा ही है, अब ये जो 150 की स्पीड से जा रही थी बुलेट, अब ये कार भी तो जा रही थी हमारी, वैन जो है, वैन भी तो 30 की स्पीड पे थी, तो 30 की स्पीड पे तो वैन है, और उसी डायरेक्शन में बुलेट फायर की इतनी स्पीड से, तो दोनों स्पीड क्या होंगी, आपस में एड अप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड इसी डायरेक्शन में है ना ऐसा, और ये इसका पीछा करेगी, तो इसकी स्पीड इससे क्या हो जाएगी फिर माइनस। अब सपोज मैं कहता हूं कि 50 की स्पीड से ये कोई गाड़ी है, कोई दूसरी कार का पीछा कर रही है, और इसकी स्पीड भी कितनी है 50 ही है, क्या ये कभी इसे पकड़ पाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जो है ना, इसकी रिलेटिव स्पीड इसके हिसाब से वो कितनी होगी 0, इसका इसके हिसाब से रिलेटिव स्पीड कितना है 0 है, कभी भी इसको ये पकड़ नहीं पाएगी, ठीक है। अगर हमारी बुलेट 150 के हिसाब से जा रही है और ये भी 150 के हिसाब से होती मीटर पर सेकेंड, तो क्या बुलेट कभी इसको हिट करती, नहीं। लेकिन मान लो कि इसकी स्पीड कितनी होती 100 मीटर पर सेकेंड, तो बुलेट इसको कितनी स्पीड से हिट करती, अब 150 की स्पीड से वो आ रही है, तो नेक्स्ट अगले वाली भी तो 100 की स्पीड से जा रही है, तो ये इसको कितनी स्पीड से हिट करेगी 50 की स्पीड से। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, यही रिलेटिव वेलोसिटी, बात समझ आई। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, नेट स्पीड ऑफ बुलेट। तो जो बुलेट है उसका नेट स्पीड कितना होगा, तो 150 में ऐड करोगे 30 को, लेकिन ये 30 किलोमीटर पर आवर में, हमें किस में चेंज करना है इसे, मीटर पर सेकंड में, तो हम इसे लिखेंगे 30 × 5/18। तो ये हमारा आ जाएगा दैट इज 150 + 25/3
ये कितना होगा 8.3, दैट इज 158.3 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारी बुलेट की नेट स्पीड है, ठीक है। अब लिखेंगे द स्पीड विद विच द बुलेट hit the thief's car, वो कितनी होगी? तो ये हमारी होगी 158.3 माइनस 192। ये भी किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसे मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 कितना आएगा? 160/3 है ना, ये इतना है। तो अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 158.3 इज इक्वल टू, अब 3 से डिवाइड करेंगे इसे, अब बताओ बेटे कितना आ गया? 105 मीटर पर सेकेंड। तो इस नेट स्पीड से जो बुलेट है वो थीव्स की कार पे हिट करेगी। क्लियर है? तो सिंपल ही है, बस आपको क्या ध्यान देना है, रिलेटिव स्पीड का। अब ये क्वेश्चन कल करेंगे, आज बस ये ना मुझे टेलीग्राम पे नाम लिख दे। तो नाम इसका कौन सा लेक्चर है? एंड है, ये सही है। जो है तुम्हारा फिजिक्स, क्लास 11 तो नंबर पे जाओ 11 क्यों पर दबा कर रखो, क्यों क्लास 11 यस भाई। आपने एक सवाल दिया वो ना भेज दो, भेज दो। हाँ भेज दो, टेलीग्राम पे दो। हाँ दे दिया बार बार ये होना तो मैं बोलना पड़ेगा कि अच्छा एक काम कर दो, मैं चीजें अपनी बोल के